हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 9th क्लास ऑफ एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हमने पहले में पढ़ा क्या था? डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अब हमने उसमें देखा था लास्ट में कि जो रूलर्स होते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब वो लिमिटेशंस कहाँ, मतलब कौन लगाएगा उन पे लिमिटेशंस? तो हमने देखा था कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिटीजन के कुछ राइट्स होते हैं, उनकी वजह से उनको लिमिटेशंस होती है। यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी कोई और है, कोई और मतलब कोई इंसान नहीं है। अब देखेंगे वो है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे लिखे हुए हैं एंड जहाँ पे हमारे राइट्स लिखे हुए हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हम ये सब पढ़ेंगे। कंट्रीज का एग्जांपल देखेंगे जो रिसेंट में, जो बहुत अभी तक बोली जाती थी, जैसे कि अफ्रीका, जो कि एक बारबरिक कंट्री है, इस तरह बोली जाती थी। फिर उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरह वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, और फिर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अडॉप्ट किया गया, और फिर ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, ज्यादा हम चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ओके, ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर में क्या है। We noted in the previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. They are not free to do what they like. उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगी हुई थी। वो ऐसा नहीं कि जो चाहे वो कर सकते थे, कुछ लिमिटेशंस थी उनके ऊपर। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. गवर्नमेंट को भी एंड सिटीजन्स को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। All such rules together are called constitutions. ये जितने भी रूल्स होते हैं, ये और इन सबको मिला के क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ये क्या है? सुप्रीम लॉ है ऑफ द कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, इवन गवर्नमेंट नहीं जा सकती। ओके, तो ये हमारे राइट्स क्या हैं, उससे हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमें पता चलता है हमारे राइट्स कितने हैं। क्या हम प्रोटेस्ट जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं? नहीं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो हमें ध्यान में रख के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अगर हमें प्रोटेस्ट करना है तो। और गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर किसी भी इंसान की कुछ लोगों के अगर राइट्स को उनको उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाती है गवर्नमेंट, तो उसको भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए ही लिमिटेशंस लगानी पड़ेगी। यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे, जैसे कोविड-19 के दरमियान में उन्होंने लगाया था, तो उसकी कुछ गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ओके, हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे समझते जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर क्या है, वो सब भी कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। एंड हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, ये सब कैसे पता चलता है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से है ना। हमारी राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, एंड गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो सारी की सारी हमें कहाँ से पता चलती है? हमें पता चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ओके, तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? इन दिस चैप्टर we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. डेमोक्रेसी में कि वो डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल। अब जब लोग रूल करते हैं और हम किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे बिठा देते हैं, अ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो करप्ट नहीं होंगे? तो हम पहले से ही कुछ रूल्स बना देते हैं ताकि वो उसके बियॉन्ड ना जा सके। तो ये बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस रेज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, उसका डिजाइन, ये सब के बारे में। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, ये सब पढ़ेंगे। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? हु डिजाइंस देम एंड इन व्हाट वे, किसने उनको बनाया और किस तरीके से बनाया, ये सब देखेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स,
वो वैल्यूज क्या हैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेसी में इस तरह बनाया, वो वैल्यूज क्या है, वो फिलोसफी हम कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशंस। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि अमेंडमेंट हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया और वो बन के तैयार हुआ पहले ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए, 73 यानी कि 1950 से अब तक अगर जोड़ें 75 ऑलमोस्ट ईयर हो गए, तो उसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पे तो चेंजेस आए हैं, तो क्या हम इस चेंजेस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर सकते हैं क्या, आपको उसको अमेंड कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें हम क्वेश्चन रेस करेंगे और क्वेश्चन रेस करते करते उसका आंसर भी इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ का बहुत ही फाइनेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, रेयरली तुम्हें राइट्स कहीं किसी और कंट्री में पाए जाएंगे। जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के लोगों को दिए हैं, वो पीसफुली रहते हैं। We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. कि हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को किससे, कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में क्या कंडीशंस थी, उन्होंने कैसे बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या क्या उन्होंने परेशानियां झेली, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फिर हम देखेंगे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल अपने कंट्री के बारे में भी तो जानना है। सिर्फ हम दूसरे की कंट्री के बारे में जान लें, उसकी कमियां निकालें या उसकी अच्छाइयां, हमें अपने बारे में भी तो जानना है कि हम कितने पानी में हैं। व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यूज, उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज क्या हैं, आर एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजन की लाइफ जो है वो कैसे उससे अफेक्ट होती है और गवर्नमेंट कैसे उससे बाउंड रहती है, गवर्नमेंट पे कैसे वो लिमिटेशंस लगाती है, तो वो सब हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इस ये ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे और शुरुआत हम किससे करेंगे, साउथ अफ्रीका में, कि कॉन्स्टिट्यूशन वो बना कैसे, वो कंडीशंस क्या थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने पे, इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनने पे एक तरीके से मजबूर किया। और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है और गवर्नमेंट पे क्या असर डालता है। फिर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, किसने बनाया उनको, तो ये सब सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 2.1 यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे ना एक कोट लिया है नेल्सन मंडेला का, वो पढ़ते हैं। I have fought against white domination and I have fought against black domination। ये बोलते हैं कि मैं व्हाइट डोमिनेशन, जब व्हाइट लोग डोमिनेट कर रहे थे तब भी मैं खड़ा था वहां पे, लड़ रहा था उनके खिलाफ, और जब ब्लैक डोमिनेशन में आए, जब ब्लैक पावर में आए, तो मैं फिर भी उनसे मना किया कि नहीं, अब तुम्हें डोमिनेट नहीं करना है, तुम्हें बदला लेना। मतलब मैं सिर्फ किसके लिए खड़ा था, मैं सच्चाई के लिए और मैं फ्रीडम के लिए, मैं डेमोक्रेसी के लिए खड़ा था। डोमिनेशन चाहे हमारे लोग करें चाहे दूसरे लोग करें, ये क्या है, गलत है, तो मैं दोनों के खिलाफ खड़ा था। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। मैं ऐसी सोसाइटी के लिए, ऐसी फ्री सोसाइटी के जहाँ पे लोग बाग एक साथ मिलकर रह सकें और सबके पास में इक्वलिटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, तो मैं ऐसी सोसाइटी के लिए मैं चाहता हूँ। और हाँ, ये आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी है कि वहाँ पे सब लोग क्या मिलजुल कर रहें, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं इसको, और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। इट इज एन आइडियल विच आई हैव टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक आइडियल है, ये बता रहे हैं कि मेरा ये आइडियल है, मेरा ये एक तरीके से एम है कि मैं जिसके लिए जिंदा रहता हूँ, मैं चाहूँ तो उसके लिए मर भी सकता हूँ अगर वो मुझे नहीं मिला, और मैं इसी के लिए जिंदा हूँ कि मुझे एक ऐसी कंट्री चाहिए जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रह सकें एक साथ। बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। उसी के लिए मैं जिंदा हूँ, उसी के लिए मर जाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, कई पूरी जवानी क्या है जेल में बिता दी, सिर्फ किसके लिए, फ्रीडम लेने के लिए। ओके, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दिस वाज
नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। उनके खिलाफ चार्जेस लगे क्यों कि तुमने कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बगावत की है, तो उनको उनके खिलाफ केसेस लगे और उनको उन पर ट्रायल चला। और उनको देखो कितनी ही एंड सेवन अदर लीडर्स he and seven other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। जो अपार्थीड था यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहां पर कि काले अलग रहेंगे और गोरे अलग रहेंगे, यानी कि हर चीज में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था। तो रेशियल लेवल पे जब इस तरह के कलर लेवल पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं कि अपार्थीड सिस्टम। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई कि ये गलत है, तो उनको 1964 में उठा के जेल में डाल दिया गया सिर्फ आवाज उठाने के लिए। He spent the next 27 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island। साउथ अफ्रीका में एक जगह है रोबन आइलैंड, वहां पे एक जेल है बहुत ज्यादा डेंजरस। वहां पे उन्होंने अपनी लाइफ के 27 इयर्स गुजारे। सोचो अपनी पूरी एक तरीके से जवानी की जो जिंदगी रहती है वो उन्होंने वहीं पे काट दी। अब देखो यहाँ पे एक दो आपको पोस्टर दिख रहे होंगे, एक है ये डेंजर का और दूसरा है यहाँ पे बीच का। देखो ये ना पोस्टर लगा दिया करते थे कि इस एरिया में यहाँ पे आना मना है, या फिर इस टाइम पे आना ब्लैक लोगों का मना है, सिर्फ जो गोरे होंगे मतलब जिसकी स्किन है कलर के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे ना वहां पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बताने की देखो नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्ड्स, अभी पढ़ेंगे नेटिव्स कौन थे और इंडियंस एंड कलर्ड, यानी कि जो मिक्स नेटिव थे वहीं के थे लेकिन उनका क्या था, कलर जो था ब्लैक था। इंडियंस जो इंडिया से आए थे एंड कलर्ड्स जो मिक्स्ड रेस के थे, उन सबको बोला कि इफ यू एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग और आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइड, सेवेज डॉग्स डिवोर द कॉप्स। अभी होने के वहां पे ना सुसाइड का ऑर्डर दे दिया गया था। इतनी बुरी कंडीशंस थी वहां पर कि अगर रात में इस टाइम पे यहाँ पे दिखे तो तुमको शूट एंड साइड का ऑर्डर है, आर्मी को तुम्हें शूट कर दिया जाएगा, तुम मिसिंग एज ए डिक्लेयर कर दिया जाओगे एक तरीके से। जब तुम रहोगे नहीं तो मिसिंग ही कहलाए जाओगे। तो एक तो ये था। दूसरा देखो बीच पे यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने कि अंडर आर्टिकल 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉज दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व्ड फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ व्हाइट रेस ग्रुप। जो व्हाइट रेस के हैं सिर्फ इस बीच पे वही आ सकते हैं, यानी कि इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, इवन नहाने तक नहीं जा सकते थे बच्चे वहां पे, सिर्फ जो व्हाइट रेस के हैं सिर्फ वही जा सकते थे। देखो ये व्हाइट रेस का इसकी जो स्किन है वो थोड़ी फेयर है तो इसको परमिशन थी, बाकी जो ब्लैक थे या कलर थे उनको परमिशन नहीं थी। तो यहाँ से पढ़ते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa। साउथ अफ्रीका में ये पाया जाता था, उसके अलावा कहीं नहीं, ये यूनिक था किसमें, साउथ अफ्रीका में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और भी जगह पे होता है बट इतने बड़े लेवल पे नहीं होता जहाँ पे जहाँ साउथ अफ्रीका में जो जिस लेवल पे हुआ था डिस्क्रिमिनेशन इतने बड़े लेवल पे था। यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है जैसे हमारे इंडिया में भी देख रहे थे, तो ज्यादा रिस्पेक्ट के लेवल पे थोड़ा बहुत वो कर देते हैं कि हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं कि पहली नजर में अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या किसी को पसंद करते हैं वो सिर्फ कलर की वजह से, तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वहां पे तो अलग ही नेक्स्ट लेवल था। तो ये यूनिक था किसके अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। हाँ, द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो व्हाइट यूरोपियंस थे उन्होंने एक इस साउथ अफ्रीका में इसको लागू किया था। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। जिस तरह की इंडिया में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसी तरह यूरोपियन कंपनीज वहां पर गई थी और उनको कब्जा कर लिया था वहां पे फोर्स के जरिए और अपनी आर्मी के जरिए, ये सब के जरिए उन्होंने क्या कर लिया था, वहां पे कब्जा कर लिया था। लेकिन इंडिया में वो सेटल नहीं हुए थे, वहां पे वो सेटल हो गए थे। बट अनलाइक इंडिया a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers। वहीं पे वो सेटल हो गए और लोकल रूलर्स बन गए। इंडिया में एक लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ लोग सेटल हुए थे लेकिन वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। वहां पे वो परमानेंट सेटल हो गए थे, वहीं पे वो फैमिली शादी वादी भी कर ली थी।
तो वहीं पे वो सेटल हो गए थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड divided the people and labeled them on the basis of their skin color. स्किन कलर जैसे जैसे जिसका था उसको वैसे ही लेबल दे दिया। अब देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव लोग थे वो क्या थे, ब्लैक था उनका कलर, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पे ज्यादा धूप पड़ती है, सूरज ज्यादा पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली उनका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। तो इसमें विचारो उनकी क्या गलती। जैसे हमारे कंट्री में भी साउथ में जब जाएंगे तो उनका कलर थोड़ा सा डार्क मिलेगा नॉर्थ साइड के अकॉर्डिंग। बट इससे इससे ये थोड़ी ना होता है कि वो इंसान सही नहीं है या गलत है। लेकिन तो इसी तरह तो इनका कलर क्या था, नेटिव जो लोग थे वहां के, उनका कलर ब्लैक था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। इवन 75% उनकी पॉपुलेशन थी और उनको ब्लैक कहा जाता था। और डोमिनेट वो नहीं कर रहे थे, मेजोरिटी डोमिनेट नहीं कर रही थी, माइनॉरिटी डोमिनेट कर रही थी। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स, यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक, उसके अलावा भी और भी ग्रुप थे। देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस। वहां पे क्या थे, मिक्स्ड रेसेस के भी लोग थे। हु वर कॉल्ड कलर्ड, जिनको कलर्ड बोला जाता था। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो एक तो थे व्हाइट लोग, एक थे ब्लैक जो वहीं के थे, और एक थे मिक्स्ड रेस के, यानी कि जिन्होंने आपस में, गोरों ने व्हाइट ने ब्लैक से शादी कर ली थी, ब्लैक ने व्हाइट से शादी कर ली थी, उनके जो बच्चे हुए थे उनको बोला जाता था कलर्ड रेस। और एक थे जो इंडिया से आए थे। तो चार थे, तो उसमें से जो डोमिनेट थे वो कौन थे, व्हाइट लोग। और उसके अलावा जितने भी थे वो उनको इज्जत ही नहीं देते, रिस्पेक्ट ही नहीं देते थे। The white rulers treated all non-whites as inferiors. वो क्या बोलते थे कि ये सब क्या है, इंफीरियर्स हैं, यानी कि उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, उनको ज्यादा इज्जत ही नहीं देते। वो सोचते थे कम दर्जे के लोग हैं, हम ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं था। जब पॉलिटिकल इक्वलिटी बिल्कुल ही नहीं थी, जब पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं होती ना, वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी बात नहीं सुनती, क्योंकि गवर्नमेंट उसी की बात सुनती है जो उनके काम आए, जो अगले इलेक्शन में उनको वोट दे, तो उन्हीं की बात सुनती है। लेकिन वहां पे वोटिंग राइट्स ही नहीं थे, तो उनकी बात क्यों सुनेगी, उनके वेलफेयर का काम क्यों करेगी। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जालिमाना था एक तरीके से ब्लैक्स के लिए। क्यों? दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। वाइट एरियाज में वो रह नहीं सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, एक परमिट था उनको लेना पड़ता था अगर वाइट एरियाज में उनको काम करना है। अब देखो कितनी सारी चीजें, ट्रेन, buses, taxis, hotels, hospitals, schools, colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks. सीरियसली, यानी कि सारी चीजें उन्होंने अलग अलग कर दी थी। रहने की जगह, खाने पीने की जगह, इवन नहाने की जगह, बाथरूम, टॉयलेट्स, ये सब के से, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब के सब क्या थे, अलग थे, सेग्रीगेट थे बिल्कुल। ये वाइट्स के लिए, ये नॉन वाइट्स के लिए, ये वाइट्स के लिए, ये नॉन वाइट्स के लिए। जो ज्यादा अच्छे एरियाज थे या फर्टाइल थे जमीन के लेवल से, या फिर जो ज्यादा डेवलप्ड थे वो वाइट के लिए, और जो बिल्कुल कंडीशंस बिल्कुल खराब थी वो नॉन वाइट के लिए। इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसको क्या बोला गया, सेग्रीगेशन बोला गया, यानी कि सबको डिवाइड कर दिया, सब चीज को। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। इवन वो अपनी पूजा पाठ भी नहीं कर सकते थे, वो इबादत नहीं कर सकते थे जहां पे वाइट लोग करते थे, जाते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। उनके खिलाफ, उनके साथ जो बुरा सलूक होता था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। प्रोटेस्ट अगर किया तो उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। अब सिंस 1950s, अब 90, क्योंकि जब सबर का पैमाना जब ऊपर हो जाता है ना, पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो फिर लोग बाग ये सोचते हैं कि जब भी मर रहे हैं, इससे अब लड़ना है तो बस लड़ना है, या तो लड़के मरो या ऐसे मरो, तो इससे अच्छा लड़के ही मरो। तो सिंस 1950s द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस, तीनों के तीनों, क्योंकि सबके सब पर क्या थे, व्हाइट लोग डोमिनेशन कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, सब पर जुल्म कर रहे थे। तो ब्लैक्स, colored and Indians fought against the apartheid system। जो
जो ये अपार्थाइड सिस्टम था, यानी कलर के लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, कलर की बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ सारे के सारों ने आवाज उठाई। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, उन्होंने जो बन सका यानी कि स्ट्राइक्स की, प्रोटेस्ट किया, मार्चेस किए, यानी कि सब कुछ उन्होंने किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। जो ये segregation की policies थी, सबको divide कर दिया था, तो उसके खिलाफ जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो कौन थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे कि इंडिया में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी तरह वहां पर थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसी वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी के अंडर में बहुत से लोग मिलके क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें वर्कर्स की यूनियंस भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, यानी कि सब के सब अब धीरे धीरे उससे मिलने लग गए थे, सब के सब उसमें शामिल होने लग गए थे प्रोटेस्ट में। मैनी सेंसिटिव वाइट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक ने आवाज उठाई, वाइट्स जो थे वो सेंसिटिव थे, जो जिनको दिख रहा था कि ये गलत है, तो उन्होंने भी आवाज उठाई, वो भी उनके साथ में लड़े। इवन जब वो आए उनके साथ में, तो उन्होंने क्या है, किरदार, लीडर का किरदार निभाया। Many sensitive whites also joined the ANC, African National Congress, to oppose apartheid and play the leading role in this struggle। उन्होंने एक लीडिंग रोल निभाया इस स्ट्रगल में। Several countries denounced apartheid as unjust and racist। जितनी बहुत सारी कंट्रियां थी, उन्होंने बोला कि अपार्थाइड सिस्टम ये बेकार है, ये गलत है, ये क्या है, ये किसी भी इंसानियत के अकॉर्डिंग नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। But the white racist government continued to rule by detaining, उठा के जेल में डाल दिया, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। यानी कि जो ब्लैक एंड कलर्ड पीपल थे, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा था। लेकिन सब्र का पैमाना जब ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर क्या है, अब वो लगेगा कि यार जब भी मरना, जब भी मरना, अब तो लड़के ही मरना है। तो वो सब अब धीरे धीरे क्या होगा, 1950 से ये चलता रहा, फिर धीरे धीरे 1994 में जाके ये सब हुआ था। लेकिन अभी चलता रहा, तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रास्ता था वो कैसे खुला टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ तक हमने अभी तक देखा कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और क्या क्या कंडीशंस थी वहां पे, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा था। जब आप नोट्स वगैरह बनाओगे तो कुछ लाइन्स में आप उसको नोट्स बना सकते हो, यानी कि इस पार्ट में हमने पढ़ा क्या था। इस पार्ट में हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि वहां पे कंडीशंस कहती थी ब्लैक और जो यानी कि व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स में सारे आ जाएंगे। जो नेटिव ब्लैक्स थे वहां पे, नेटिव अफ्रीकन थे, और जो इंडियन थे एंड कलर्ड थे, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था, रेस यानी कि कलर्ड के लेवल पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको अपार्थाइड बोला गया। वहां पे ये कंडीशन थी, और जब कंडीशन ज्यादा खराब होने लगी तो लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट की। नेल्सन मंडेला जो शुरू में हमने पढ़ा था, तो ये अभी तक सिर्फ इतना सही आपने पढ़ा है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड नॉलेज वो आपके माइंड में जब पढ़ेंगे ना, तो माइंड में आ जाएगी। तो जब उसको दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। तो सिर्फ नोट्स में आपको यही सारी चीजें ऐड करनी है, ऐसा नहीं पूरी बुक उतार देनी होती है। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड। जैसा कि जैसे जैसे अपार्थाइड के खिलाफ वो जो सिस्टम था, वो पॉलिसीज जो थी अपार्थाइड की, उसके खिलाफ जैसे जैसे आवाज और ज्यादा उठनी स्टार्ट हुई, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रेपरेशन। यानी कि जालिमाना तरीके से अब हम क्या नहीं कर सकते, ज्यादा लंबे समय तक इसको होल्ड नहीं कर सकते। इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा समय लंबे समय तक नहीं ला सकते, क्योंकि उन रख सकते, क्योंकि उनके खुद के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि सेंसिटिव थे, जिनके अंदर थोड़ा माइंड था, जो थोड़े लिबरल थे कि सबको आजादी है। द वाइट regime changed its policies। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड। डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे उनको खत्म किया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका जो बैन था। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। जो मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन था और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर जो बैन लगाया हुआ था उसको हटा लिया गया। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man। 28 years उन्होंने अपने जेल में गुजारे, उसके बाद वो आए। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag
of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. 1994 में क्या झंडा लहराया गया कि न्यू बोर्न साउथ अफ्रीका का। कब से ये स्ट्रगल चल रहा था? बहुत पहले से। 1950 से तो उन्होंने क्या इसके खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट कर दी थी। 1994 में इसको क्या मिली? आजादी मिली। एक तरीके से उन्होंने क्या है, अब ये जो पावर का जो ट्रांजिशन था जो अभी व्हाइट के पास थी, फिर उन्होंने क्या किया, नहीं सब में डिवाइड करेंगे। ये कैसे हुआ? ये इसमें क्या है, जाने भी गई लोगों की, और ये उन्होंने भी समझा इस चीज को जो व्हाइट्स थे। तो अब किसके पास आ जाएगी पावर? अब एक तरीके से जो अब डोमिनेट अगर देखा जाए तो कौन है, क्योंकि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? ब्लैक लोगों की ज्यादा है, यानी कि 75% तो पॉपुलेशन किसकी है? ब्लैक ही की थी। तो अब वो चाहते तो उनका बदला ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हमने साउथ अफ्रीका का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, यानी कि इस चैप्टर में इसीलिए उनको इसका एग्जाम्पल दिया गया, यानी कि ब्लैक लोगों ने उनका 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 अपना बदला नहीं लिया, यानी कि हमारे साथ इतना जुल्म किया था, बदला लेंगे अब व्हाइट लोगों से, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। अब देखेंगे, द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, वो उसका खात्मा हुआ, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब वहां पे जो थी सिर्फ व्हाइट रेस की जो गवर्नमेंट थी, वही लोग मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर गवर्नमेंट में रहेंगे, और गवर्नमेंट के लॉज पॉलिसीज सबकी देख रेख में बनेंगे। ओके, हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला। मंडेला जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने कुछ बात बोली, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। उन्होंने बोला कि यहाँ से उनका कोट है कि हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। वो कह रहे हैं कि ये जो पावर का जो ट्रांजिशन हुआ ना, वो क्या था? पीसफुली था। अब वो मान गए, क्योंकि हमें पता था, हम बिलीव रखते हैं कि इंसान के अंदर क्या अच्छाई होती है, बट उसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें पता था, हम बिलीव रखते थे इस चीज में कि एक ना एक दिन वो समझेंगे, और वो टाइम आ गया। My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, यानी कि जो इंसानों के अंदर अच्छाई होती है उसमें कभी भी अपना बिलीफ नहीं खोएंगे। That they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy, यानी कि डेमोक्रेसी का cornerstone क्या है? कि इंसानों में बिलीव रखना कि वो इंसान अच्छे होते हैं। लेकिन एक दिन गांधी जी ने भी तो बोला था कि हमें इंसानों से नहीं दुश्मनी रखनी चाहिए, हमें उनके अंदर जो बुराई है ना उससे नफरत करनी चाहिए, ना कि इंसानों से। यानी कि इंसानों के अंदर अच्छाई होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इन्होंने बात बोली थी। अब देखो यहाँ पे एक उन्नी मुन्नी है, यहाँ पे ये बोलेंगे, व्हाट वुड हैव हैपेंड इन साउथ अफ्रीका इफ द ब्लैक मेजोरिटी हैड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन द व्हाइट्स फॉर ऑल देयर ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्या हुआ होता अगर वो ब्लैक सोचते कि जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ था हम भी बदला लें? तो फिर वहां पे डेमोक्रेसी क्यों आती? डेमोक्रेसी का मतलब ये रहता है कि जो मेजोरिटी में जो लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी? जो फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन आई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या कौन सी पॉलिसीज लाई जाए? अगर ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं ये पॉलिसी लाई जाए, तो वो पॉलिसी बनेगी, लेकिन माइनॉरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा। तो मेजोरिटी इसी तरह जब इलेक्शन खड़े होते हैं, जब इलेक्शन में लोग आग खड़े होते हैं, तो जो जिसके पास ज्यादा वोट आती है, यानी मेजोरिटी जिसके पास होती है, वो इलेक्शन वो जीत जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज को दबा देती है, ऐसा नहीं हो। तो डेमोक्रेसी फिर कहाँ से आती है? जब मेजोरिटी उनको दबा देती है, तो डेमोक्रेसी आई वहां पर। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। तो उन्होंने बोला ब्लैक लोगों ने अपने लोगों से कि इनको माफ कर दिया जाए, इन्होंने हम पे जो जुल्म किया था उसको माफ कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि अब हम उनसे क्या लेंगे? बदला लेंगे, ऐसा नहीं। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए जहाँ पे इक्वालिटी हो, सब रेस के लोग रहें, ब्लैक एंड व्हाइट, इवन मेल एंड फीमेल, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज होगी, यानी कि सबकी सुनी जाएगी। सोशल जस्टिस होगा, सोशल लेवल पे, यानी कि किसी को भी कमतर नहीं समझा जाएगा, सबके साथ में इंसाफ होगा। एंड ह्यूमन राइट्स, सब हर इंसानों के राइट्स होते हैं, कुछ इंसानों के राइट्स होते हैं, उन सब का भी ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसी हम डेमोक्रेसी बनाते हैं, हम अपनी कंट्री को ऐसा ही बनाते हैं।
तो सबने मिलकर क्या लिया, एक तरीके से अपना प्लेज लिया, अपना कसद, अपने इरादा लिया, उन्होंने अज़्म किया, पुख्ता इरादा किया। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. जिस पार्टी ने जुल्म किया था और जिस पार्टी के ऊपर जुल्म हुआ था, यानी कि जिसने क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, वो दोनों एक साथ मिलकर बैठे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रिपेयर किया। सोचो, हम अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि किसी ने हम पे जुल्म किया था तो हम उसको माफ करने के लिए रेडी नहीं रहते, लेकिन वहां पे तो कंट्री यानी कि इतने बड़े लेवल पे लोगों ने माफ कर दिया था कि अगर हम यही टिट फॉर टैट अगर हम स्टार्ट कर दिया तो ये फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर क्या हुआ, एक दिन वो डोमिनेट कर जाएंगे, फिर वो सेम चलता रहेगा, तो कभी भी पीसफुल कंडीशंस नहीं आएगी अफ्रीका के अंदर। तो उन्होंने इस चीज को समझा, जैसे गांधी जी भी बोलते हैं कि अगर टिट फॉर टैट यानी कि आइज फॉर आइज अगर रहेगा तो सारी की सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो इसी तरह इन्होंने क्या इस चीज को समझा एंड इसकी रिस्पेक्ट की, फिर सारे मिलकर बैठे, उन्होंने मिलकर एक साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. 2 साल लग गए, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, जितनी भी पॉलिसीज, रूल्स वगैरह, जितने भी उन्हें पॉइंट ऐड करने थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको डिस्कस करने में, डिबेट करने में 2 साल लग गए। फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। वो कौन थे लोग? सब मिलजुल कर बैठे। अब सब मिलजुल कर बैठे। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। इतने ज्यादा सिटीजन्स को राइट्स मिले कि रेयरली कभी किसी कंट्री में पाए जाएंगे। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। कि जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसमें किसी को भी पीछे नहीं रखा जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन। किसी को भी बुरा नहीं समझा जाएगा, किसी को भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे के सारे राइट्स उन्होंने इंक्लूड कर दिए, यानी कि अब अगर मेजोरिटी में ब्लैक लोग आ गए हैं तो ऐसा नहीं कि वो उनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। और ब्लैक लोगों, जैसे ब्लैक लोगों को क्या डर था कि यार ऐसा ना हो, डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यूज है, कि जो मेजोरिटी में रहेंगे वही वही गवर्नमेंट चलाएंगे। तो कभी उनको भी डर था इस चीज का, और जो माइनॉरिटी में थे वाइट, उनको भी डर था कि यार हमारी ये प्रॉपर्टी वगैरह ना छीन ले। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना सबको राइट्स मिले, इक्वली राइट्स मिले। ना तो जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, यानी कि मेजोरिटी में जिसके पास वोट आएंगी वही गवर्नमेंट चलाएगा, और ये भी इसका भी वायलेशन नहीं किया गया, इसका भी ख्याल रखा गया, और माइनॉरिटी की वो जमीन वगैरह ना छीने, इसका भी ख्याल रखा गया। Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution. Okay, whatever they might have done or represented in the past. जो कुछ उन्होंने पास्ट में किया था वो पास्ट में किया था, अब हम उसका बदला वगैरह नहीं लेंगे। सब मिलजुल कर बैठेंगे और सब एक साथ क्या वर्क करेंगे अपनी कंट्री के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। The preamble to the South African Constitution sums up this spirit, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल होता है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। यानी कि खुद हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्ट यहाँ से होता है। पावर किसके पास है? लोगों के पास में। और लास्ट में पढ़ेंगे हम अपना जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिटेल में हम एक एक वर्ड की डेफिनेशन और उसकी मीनिंग समझेंगे। अब यहाँ बता रहे हैं कि द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सबको इंस्पायर करती हैं, सबको इंस्पिरेशन, सबके लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड टिल 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। जिसको अभी तक ये समझा जाता था कि वो ना, जैसे कि इंसान को बोला जाता है कि अभी तक तो इसको बोला जाता है कि बहुत नाकारा है ये है वो, लेकिन अभी इसको इतनी भी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, तो अभी तक उसको क्या बोला जाता था कि ये क्या है, उसको डिनाउंस, यानी कि उसको बोला जाता है कि मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। यानी कि कहीं पे अगर कोई कंट्री में अनडेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो है साउथ अफ्रीका। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बिना पर उस एक तरीके से वो आइडियल बन गया किसका? डेमोक्रेसी का, कि राइट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो तो ऐसे हो, ऐसा हो। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। वो चीज क्या थी
जिसने अफ्रीका को इतना ज्यादा वैल्यूएबल बनाया, अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज्यादा वैल्यूएबल बनाया, वो थी कि सब लोगों ने मिलकर काम किया, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के नहीं, यानी कि किसी पर्टिकुलर रेस के नहीं, सब मिलकर बैठे, उन सब ने काम किया। तो ये था वो, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। वहां पे अब सिर्फ एक रेस के नहीं बल्कि जितने भी अलग अलग कलर के थे सब मिलजुल कर वहां पर काम करेंगे, शासन करेंगे और रूल्स करेंगे। तो उसको क्या बोलेगा, रेनबो नेशन। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, स्कूल भी सबके सेम हो गए अब, और फील्ड क्रिकेट वगैरह के जितने भी हैं गेम वगैरह के, सब में क्या कर दिया है, सबको एक पार्ट, सबको क्या इक्वली राइट्स, मतलब सब मिलजुल के रहना स्टार्ट कर दिया। तो इसको क्या बोला गया, रेनबो नेशन। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, यानी कि नेल्सन मंडेला को जब भी साउथ अफ्रीका का नाम आता है, नेल्सन मंडेला को क्या किया, याद किया जाता है। जिस तरह हमारे इंडिया का नेम जब आता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम लिया जाता है। उनमें से एक क्या है, गांधी, गांधी जी। तो बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ गांधी जी, तो कुछ ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, यानी कि सिर्फ ये पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ पास्ट की चीजों पे ध्यान ही नहीं बल्कि फ्यूचर पे भी, यानी कि पास्ट में जो एट्रोसिटीज हुई थी वो दोबारा ना हो, और फ्यूचर में हम बेटरमेंट के लिए काम करें, ना कि बदला लेने के लिए हम काम करें। On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. जो पास्ट में जो हुआ था, रेशियल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन था, इतनी ज्यादा ब्रूटल किलिंग थी, ये सब दोबारा रिपीट नहीं होगा। बट इट इज मोर देन दैट, बट इससे भी ज्यादा क्या है, इट इज ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन which is truly shared by all its people. A country which, in the fullest sense, belongs to all of us, black and white, women and men. पास्ट की चीजों को रिपीट नहीं करना है, और फ्यूचर की जो चीजें हैं, फ्यूचर में हमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, और उसको रिपीटेशन भी नहीं करना है, और वो जो उनसे बदला लेने के लिए भी नहीं सोचना है। तो अगर आपको नोट्स में डाउन करना है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या बोला कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजों पर काम करना है। नंबर एक, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि पास्ट की चीजों को रिपीट नहीं होने देना। नंबर दो, सबको इक्वेलिटी प्रोवाइड करनी है, चाहे वो व्हाइट्स हो चाहे नॉन व्हाइट हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे वो एलिट क्लास हो चाहे वो वीकर क्लास हो, सबको इक्वेलिटी मिलेगी, यानी कि इस पे बराबरी पे काम करना है। तो ये नेल्सन मंडेला ने कोट किया। अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि द इमेज कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका टुडे, साउथ अफ्रीकन्स कॉल देमसेल्व्स अ रेनबो नेशन। कैन यू गेस व्हाई? तो रेनबो नेशन का पता ही है कि जहाँ पे मल्टीपल कलर के लोग रहते हैं। तो अब यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी उसकी कंडीशन देखी, फिर वो देखा कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अब हमने अफ्रीका में उससे ही भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वहां की कंडीशंस क्या थी, और फिर वहां पे लोग डेमोक्रेसी कैसे आई। लेकिन ये बताओ, क्या अब जो दोनों मिलकर बैठे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन दोनों को डर नहीं लगेगा कि यार कभी ऐसा ना हो मेजोरिटी में ब्लैक आ जाए, वो हम पे डोमिनेट करने स्टार्ट कर दें, माइनॉरिटी को अपनी फिक्र रहेगी जो व्हाइट्स थे कि हाँ, इतने ज्यादा तादाद में ये लोग हैं, हम पे क्या है जुल्म ना करना स्टार्ट कर दें, हमारी प्रॉपर्टी ना छीनने स्टार्ट कर दें। तो ये इंश्योर कैसे होगा कि आगे चल के ये बदला ना लिया जाए, ये सब कंडीशन ना आए। वो तभी हो सकता है जब रिटर्न में कुछ रूल्स वगैरह लिख दिए जाए। तो उसी को ये बोलेंगे, और बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कब क्यों पड़ती है। एक रीजन तो यही है, और उससे हमें ये पता चलता है हमारे राइट्स क्या हो। चलो धीरे धीरे हम इसमें ही पढ़ते हैं। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, कॉन्स्टिट्यूशन करते क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें जरूरी क्यों है। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। दोनों के दोनों क्या कर रहे थे कि हमें इक्वेलिटी लेवल पे इक्वेलिटी लानी है, और दोनों को मिलजुल कर रहना है। It was not going to be easy for them to trust each other, but
ये कोई इतना आसान नहीं था कहना कि दोनों या इतना आसान नहीं था बिलीव रखना कि आगे चल के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आगे चल के ये करप्ट नहीं होंगे, आगे चल के ये नहीं होगा। तो वो दोनों को ट्रस्ट रखना इतना आसान नहीं था। दे हैड देयर फियर्स, उनको खुद डर लग रहा था अपने अपने लेवल पे। दे वांटेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, हर कोई चाहता था कि हमारे जाए इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाए, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं इसमें ऐसे राइट्स ना हो, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ना हो जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हों। द ब्लैक मेजोरिटी was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजोरिटी का, यानी कि जिसके पास ज्यादा वोट रहेंगे वो जीतेगा, तो इसको भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ये किसका था? ब्लैक। इसके वो उनका इंटरेस्ट ये था, तो वो चाहते थे कि इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो चाहते थे कि सोशल लेवल पे भी एंड इकोनॉमिक लेवल पे भी राइट्स मिले। ऐसा नहीं कि गरीब है तो गरीब ही रहेगा, उसके ऊपर भी कुछ राइट्स मिले। अब आगे, व्हाइट माइनॉरिटीज वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। वो क्या थे? उनको उनका इंटरेस्ट क्या था कि हमारी जो प्रिविलेजेस हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है और हमें जो रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे उन राइट्स का भी ध्यान रखा जाए। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। इतनी ज्यादा करने के बाद में वो क्या है? कॉम्प्रोमाइज उन्होंने कर लिया। अब कॉम्प्रोमाइज कैसे किया? द वाइट्स एग्रीड, जो व्हाइट लोग थे उन्होंने ब्लैक लोगों की वो मान ली, क्या मानी? द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। उन्होंने क्या किया? ठीक है, अब मेजोरिटी जिसके पास में ज्यादा वोट रहेंगी वो जीतेगा, और एक पर्सन की एक ही वोट रहेगी, एक ही उस वोट की क्या है? सेम वैल्यू रहेगी, सबकी सेम रहेगी। They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. उन्होंने क्या किया? जो गरीब लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके भी राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। ये व्हाइट्स लोग मान गए, तो जब व्हाइट मांगे तो ब्लैक भी मानेंगे कि उनकी हम प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी हम छीनेंगे नहीं। The blacks agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. White minority से वो जमीन वगैरह नहीं छीनेंगे, वो इस पे मान गए। व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों की कंडीशंस मान ली और ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों की कंडीशंस मान ली। तो जब मान ली तभी तो पीसफुल होगा ना, पीसफुल कंडीशंस होगी ना वहां पे। और अगर नहीं मानते तो फिर दोबारा क्लैशेस होते हैं। They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. ये कोई easy काम नहीं था. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? लेकिन ये कैसे इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, ये जो अप्लाई होगा, वो कैसे होगा? कैसे वो भरोसा कर सकते हैं कि आगे चल के इसको फुलफिल किया जाएगा, आगे चल के जब ये मेजोरिटी में गवर्नमेंट आएगी तो हमारे राइट्स का वायलेशन नहीं करेगी। ये तभी हो सकता है जबकि रूल्स वगैरह लिख दिए जाए और वो कंपलसरी बना दिए जाए। द ओनली वे to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. ये तभी हो सकता है जबकि गेम के रूल लिख दिए जाएं जो कि सब पर लागू होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो रूल्स वगैरह जो लिखे गए उन्हीं का नाम क्या रखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया। तो पता चला कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी कि जो रिटर्न लेवल पे जो रूल्स वगैरह होते हैं, उनके जो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. जो रूलर्स, इस जो ये जो बने थे, ये जो रूल्स वगैरह बने थे, तो इन्हीं में लिख दिया गया कि किस तरह अब रूल किया जाएगा, कंट्री को रूल किया जाएगा, कैसे रूलर्स यहाँ पे कंट्री पे रूल करेंगे। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. जो गवर्नमेंट्स है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, किसमें लिखा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन के इसमें राइट्स क्या होंगे, ये सब किसमें लिखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है।
आप इसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बोलें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे किस काम में आता है, तो यही सारे पॉइंट तो लिखने होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये पता चलेगा गवर्नमेंट्स के राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट किस हद तक जा सकती है, और सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है। These rules will work only if the winner cannot change them very easily. और ये रूल कब काम करेंगे, जबकि जो विनर होगा वो उनको इजीली अमेंड ना कर सके, इजीली चेंज ना कर सके, ठीक है। दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका ने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बनाया, जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो उनके जो वैल्यूज थी, उनको इजीली चेंज ना किया जा सके, सिंपल मेजोरिटी से उनको चेंज ना किया जा सके। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these। ये क्या होंगे, ये जो रूल्स होंगे ये सुप्रीम होंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, कोई भी गवर्नमेंट इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, इवन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उसके बियॉन्ड वो जाके प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक रूल्स वगैरह लिखे गए थे इसी को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बोला जाए तो इसी बोलने लिखने के लिए बोला जाए तो कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है, आप इसी में क्या है लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अब ये बता रहे कॉन्स्टिट्यूशन का जब बनना था ना वो क्या यूनिक नहीं था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कंट्री में पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो रिटर्न रूल्स वगैरह लिखे हैं, तो स्कूल लेवल पे भी होता है, अगर मान के चलो किसी क्लब में उसमें भी रूल्स वगैरह लिखे हुए होंगे, तो ये कोई यूनिक नहीं था। ये बता रहे हैं कि एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, सब कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए और आइंदा ताकि ये सिचुएशन ना आए लड़ाई झगड़े की, तो कुछ रूल्स वगैरह लिख दिए जाते हैं, ताकि क्या है अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर रूल्स वगैरह नहीं लिखे होंगे तो कोई कितना भी आगे बढ़ सकता है, यानी कि फिर तो वही होगा कि जिसके पास ज्यादा पावर वही रूल करेगा, जैसे कि पहले था जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला होगा। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी क्या अलग अलग तरह के लोग रहते थे और अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थे, लेकिन इस तरह के नहीं थे जिस तरह का जो डिवीजन था वो किस में था, साउथ अफ्रीका में था। इसीलिए जो एग्जाम्पल लिया गया किसके लिया गया, साउथ अफ्रीका का लिया गया। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। ओपिनियन लेवल पे डिफरेंसेस थे और डिफरेंस लेवल पे लोग बात क्या थे वहां पे क्या अलग अलग थे, वहां पे डिफरेंस थे ओपिनियन लेवल पे, इंटरेस्ट लेवल पे, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, वो किस चीज को फेथ क्या था उनका, सब में क्या था वहां पे डिफरेंसेस थे, सारी कंट्रियों में होते हैं। तो सब में ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि रूल्स वगैरह लिखे होंगे। तो इससे एक ये भी निकल कर आता है जो आगे पढ़ेंगे कि जितनी भी कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या होंगी, डेमोक्रेसी होंगी। अभी बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटन रूल बस, तो वो तो सब कंट्री में हो सकते हैं, मतलब राजा महाराजा भी रूल्स वगैरह कुछ लिख सकते हैं, तो एक तरीके से वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके लिए कंपलसरी है कि वहां पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है दैट इज नॉट मीन दैट दैट वुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पाया ही पाया जाएगा, चलो वो अभी आगे देखेंगे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules। यानी कि चाहे वो डेमोक्रेसी हो या ना हो वहां पे बेसिक रूल्स होंगे ही होंगे। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे रूल्स वगैरह नहीं होते, कोई भी एसोसिएशन हो या क्लब हो वहां पे भी कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सबको कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये था ना, क्या हेडिंग क्या थी, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर मिल गया कि सबको रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब अगर आए लिखने के लिए तो कैसे लिखते हैं आंसर, इसी को जब पढ़ते हैं ना तो इसी में से आंसर फ्रेम हो जाता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन को पहले डिफाइन करो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे लिए क्या करता है, और एग्जाम्पल भी दे सकते हो जैसे कि साउथ अफ्रीका का या अपनी इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन रूल्स वगैरह, तो वो तो गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, और किसी पर्टिकुलर जैसे हम एसोसिएशंस बनाएं या क्लब, उसके रूल्स वगैरह लिखें या गेम के रूल्स लिखें, सब में कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि हम इंश्योर कर सकें ये क्या रहेगा, ये जो जो भी गेम रहेगा या ये जो रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा, फेयर रहेगा, कोई भी दूसरे के राइट्स का वायलेशन नहीं करेगा, और ये सब पे लागू होगा, तभी तो इंश्योर कर सकते हैं ना। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो ये definition है, constitution क्या है, written rules जो country में all over the country में लागू होंगे और सब लोग उसको accept करेंगे, तो ये constitution की definition है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा रिलेशन कैसे होगा, हमारा आपस में कैसे रिलेशन होगा, सिटीजन का दूसरे सिटीजन से क्या रहेगा रिलेशन, और इसी तरह सिटीजन का गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, वो भी क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें करता है। अगर आपको आए कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए क्या करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आप यहाँ पे कुछ 4 चीजें दिए हैं, 4 पॉइंट, आप चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको नोट्स में अपने ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा आप कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखिए और ये 4 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए इतने लेवल पे, और कुछ जो अंडरस्टैंडिंग बनी है इस चैप्टर में, इस सेगमेंट में, कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, अगर ज्यादा वो लिखने की, ज्यादा वर्ड्स में अगर आंसर लिखने के लिए आता है। तो फर्स्ट क्या है, first, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. क्योंकि ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन ये क्या है, प्रोवाइड करता है, जो कि एक साथ में मिलजुल के रहने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फर्स्ट तो ये कंडीशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, देखिए ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन की कंडीशन, जो कि एक साथ मिलजुल के रहने के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी कि कौन सा डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, ये क्या है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका भी काम करता है, तो दूसरी हो गई। तीसरा क्या है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस भी लगाता है और सिटीजंस के राइट्स क्या हैं वो भी बताता है। तीसरी, यानी कि इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने नोट में इनको इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ क्या था, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, देखिए इंसानों की ख्वाहिशें होती हैं कि किस तरह हम गुड सोसाइटी को बनाएंगे। तो चौथा ये था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। अगर बोलेंगे व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू फॉर अस, फॉर आवर सोसाइटी, तो आप ये चारों के चारों पॉइंट ऐड कर सकते हैं और आप अंडरस्टैंडिंग की बेस पे उसका कंक्लूजन वगैरह लिख सकते हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, सिर्फ अगर नोट्स पढ़ के जाएंगे तो सिर्फ वही पॉइंट लिख पाएंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड में लिखना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बताएं, ऑल कंट्रीज, देखो जो मैंने बोला था शुरू में, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटन रूल्स, तो वो तो कोई भी लिख सकता है, वो नॉन डेमोक्रेटिक रहेगी वहां पे भी तो रूल्स वगैरह लिखे हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है जिस कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है वो क्या होगी, डेमोक्रेसी ही होगी। ओके, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस, बट जो भी कंट्री डेमोक्रेसी है ना, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का पाया जाना जरूरी है, कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए इसके मतलब इस तरह उलट फेर के उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी है, और जहां और इस तरह क्वेश्चन बन जाए तो और ये राइट है फॉल्स है, रोंग या फॉल्स, रोंग या राइट, तो आपको ये क्या करना है कि तो आप इसको कब कर पाएंगे, जब आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो आप चैप्टर, तो इसी तरह एनसीईआरटी को ना लाइन बाय लाइन पढ़ने में अच्छा रहता है। ओके, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अमेरिका है ना, वो भी क्या था, वो भी एक कॉलोनी था किसका, यूरोपियंस यानी कि ब्रिटिश का। ऐसा नहीं कि यानी कि एक तरीके से पूरी दुनिया पर राज किया ब्रिटिश लोगों ने,
तो वहाँ पे जो लोग गए थे लड़ने के लिए, वहीं पे वो सेटल हो गए, फिर वहीं पे उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया। तो जब वो आज़ाद हुए ना कंट्री, तो उन्होंने अपने आप को क्या कॉन्स्टिट्यूशन दिया, यानी कि रूल्स में जकड़ लिया, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो क्या इससे बियॉन्ड ना जा सके। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिखने का रिवाज रहा है, रूल्स वगैरह, वो पहले से ही रहा है। शुरुआत हम किससे करते हैं? अमेरिका। इससे भी पहले रूल्स वगैरह तो लिखे जाते थे पहले से। हाँ, इसी तरह आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, उसके बाद जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तो उसने भी अपने क्या लिखे? रूल्स वगैरह लिखे। Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. जितनी भी डेमोक्रेसी है वहां पे क्या गया, फिर एक तरीके से क्या बन गया, एक चलन बन गया कि जितनी भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। ओके, इसको ना हम ऐसा करते हैं, देखते हैं ये कितना बड़ा है कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा या नहीं, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है। कुछ लोग फिर शायद इसको देखते नहीं है ज़्यादा लंबी क्लास को। अगर मैं इस क्लास को कंप्लीट करने पाया तो आधा घंटा मैक्सिमम शायद और लग सकता है, या पौन घंटा भी लग सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसको ना सेकंड क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि एक चैप्टर को 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। मैं उसमें एक वो बना दूंगा जो उसमें रहता ना कि आप पॉइंट वाइज देख लेंगे वहाँ पे। चैप्टर वाइज मैं उसमें डाल दूंगा चैप्टर 2 पार्ट 1, तो फिर आगे चैप्टर 2 पार्ट 2। तो इस तरह मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। तो देखो, वर्ड टू वर्ड पढ़ने से क्या फायदा रहता है, आप आंसर लिख सकते हैं, वरना आप आंसर लिखने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन ईच case and rewrite these correctly based on what you have read in this chapter. Leaders of the freedom movement had an open mind about whether the countries should be democratic or not after independence. B क्या है? Members of the Constituent Assembly, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। और अच्छा देखो, विच ऑफ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, between South Africa and its neighbors, between men and women, between the white majority and the black majority, between the colored minority and the black majority. ठीक है, तुम्हें ये देखना, तो ये सब कब आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, इस तरह के इवन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर को। तो एनसीईआरटीज की वर्ड टू वर्ड पढ़ना, उसके बहुत वैल्यूज हैं। इवन यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं, मैं खुद यूपीएससी के प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो हम क्या है उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, तभी जाके हम आंसर लिख पाते हैं, वरना अदरवाइज आंसर लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग तो बन जाती है कभी, जैसे मान के चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्या है उसको पढ़ रहे होंगे, आपने किताब खोल के बैठे होंगे, आप उसको पढ़ रहे होंगे, हाईलाइट कर रहे होंगे, कुछ नोट डाउन कर रहे होंगे, फिर उसको अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन गई तो शायद आप कल भूल जाओ, परसों भूल जाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ नोट्स से जाएंगे और फिर नोट्स के थ्रू जाएंगे, तो सिर्फ आप नोट्स को माइंड में रख ले, उसके बियॉन्ड शायद आप ना लिख पाए। तो आप जब पढ़ें उसको लाइन टू लाइन पढ़ें, आंसर लिखने में क्या होगी, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।